नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मैं तेजकरण चौहान, सह आचार्य इतिहास, मांगीलाल बागड़ी महाविद्यालय नोखा। आज हम कक्षा बीए पार्ट सेकंड में मध्यकालीन भारत का इतिहास के अंतर्गत सिकंदर लोदी की धार्मिक नीति और गृह नीति के बारे में पढ़ेंगे। बहलोल लोदी की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी की बात पर अमीरों में मतभेद हुआ। एक दल उसके छोटे पुत्र निजाम खां को सुल्तान बनाना चाहता था और दूसरा दल, जो पहले दल से अधिक शक्तिशाली था, बहलोल के बड़े लड़के और जौनपुर के सूबेदार बारबक शाह को सिंहासन पर बैठाना चाहता था। यह दल निजाम खां को केवल इस आधार पर कि वह एक हिंदू सुनारिन का पुत्र था की बात को लेकर सुल्तान बनाने के विरुद्ध था। अतः इस प्रश्न को सुलझाने हेतु अफगान अमीरों की सभा बुलाई गई और अंत में सभा ने निजाम खां को शासक बनाने की सहमति प्रदान की और 17 जुलाई 1489 को निजाम खां सुल्तान सिकंदर शाह के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। जिस समय सिकंदर गद्दी पर बैठा, उसके लिए बहुत सारी समस्याएं सामने खड़ी थी, जिसमें सर्वप्रथम अफगान सरदारों को यह दिखाना था कि वह एक सुनारिन का पुत्र है, लेकिन फिर भी वह किसी विशुद्ध अफगान मुसलमान से कम नहीं है। इसके अलावा बारबक शाह, जो कि जौनपुर में दिन प्रतिदिन अपनी शक्ति बढ़ा रहा था और सिंहासन को हस्तगत करने के लिए अवसर की तलाश में था, उसका दमन करना भी आवश्यक था। उसकी तीसरी समस्या अफगान अमीरों का दमन कर सुल्तान की प्रभुसत्ता को स्थापित करना था और चौथी समस्या ग्वालियर, बयाना, मालवा जैसे शासकों जिन्होंने दिल्ली से संबंध तोड़ लिए थे, उनको पुनः दिल्ली के सत्ता के अंतर्गत लाना था। इसके अलावा रिक्त राजकोष इन सब से प्रभावी समस्या थी, क्योंकि बहलोल की उदारता के कारण और राजस्व व्यवस्था का बेहतर प्रबंध न करने की वजह से खजाना खाली हो चुका था और ऐसी अवस्था में बिना धन के सैनिक शक्ति को सुदृढ़ बनाए रखना एक अत्यंत कठिन कार्य था। सर्वप्रथम सुल्तान बनने के बाद सिकंदर ने सबसे पहले अपने चुनाव का विरोध करवाने वाले सरदारों का दमन करके अपने समर्थकों की शक्ति दरबार में बढ़ाने का प्रयास किया। उसका चाचा आलम खां, जो रापरी और चंदावल का जागीरदार था, के खिलाफ सिकंदर ने रापरी में घेरा डाला, परंतु वह भागकर ईसा खां, जो कि उसका दूसरा चाचा था, के पास चला गया। सिकंदर ने ईसा खां, जो कि विरोधी गुट का नेता भी था, को पराजित किया और आलम खां को उससे अलग कर इटावा का सूबेदार नियुक्त कर दिया। तत्पश्चात उसने दोनों को ही एक के बाद एक पराजित किया। इन दोनों को परास्त करने के बाद अपने चचेरे भाई आजम हुमायूं
की तरफ ध्यान दिया, जो कि एक अन्य दावेदार था। सिकंदर ने उसे भी सरलता के साथ पराजित किया और उसकी कालपी की जागीर अपने एक समर्थक मोहम्मद खान लोदी को प्रदान कर दी। उसके बाद उसने एक अन्य विरोधी अमीर जात्रा के तातार खां को पराजित किया, परंतु उसके साथ उसने दयालुतापूर्ण व्यवहार किया। इस प्रकार लगभग 1 वर्ष की अवधि में सिकंदर ने अपने सभी प्रमुख विरोधी अमीरों को दबा दिया और उन्हें अपने पक्ष में लाने में सफलता प्राप्त कर अपने चुनाव के औचित्य को सिद्ध कर दिखाया। इसी प्रकार उसने जौनपुर में अपने बड़े भाई बारबक शाह का भी दमन किया। यद्यपि वह प्रारंभ से ही बारबक शाह के साथ अच्छे संबंध रखना चाहता था, अतः उसने बारबक शाह के पास एक शांति दूत भिजवाकर कहलाया कि वह नाम मात्र के लिए दिल्ली सल्तनत की अधीनता स्वीकार करे और जौनपुर में एक स्वतंत्र शासक की हैसियत से शासन करता रहे। परंतु बारबक शाह ने सिकंदर की इस उदारतापूर्वक निमंत्रण को उसकी कमजोरी माना और उसके प्रस्ताव को ठुकरा कर दिल्ली पर आक्रमण करने की तैयारी करने लगा और दिल्ली पर उसने कूच भी कर दिया। तब सिकंदर ने भी उसका सामना करने के लिए दिल्ली से बाहर निकला और कन्नौज के निकट हुए संघर्ष में बारबक शाह अंत में पराजित हुआ और बदायूं की तरफ भाग गया। सिकंदर ने फिर भी बदायूं को घेर कर भाई को आत्मसमर्पण के लिए विवश किया और उदारतापूर्ण व्यवहार करते हुए पुनः जौनपुर का शासक बना दिया। जौनपुर की मुख्य जागीरों में उसने अपने अनुयायियों को नियुक्त किया ताकि बारबक शाह के दरबार और महलों में होने वाली गतिविधियों की जानकारी मिलती रहे। कुछ समय पश्चात जौनपुर के भूतपूर्व सुल्तान सरकी वंश के हुसैन शाह के भड़काने पर जौनपुर के जमींदारों ने विद्रोह किया, परंतु बारबक शाह उन्हें दबा नहीं पाया। इस पर सिकंदर ने तुरंत उन विद्रोहों को दबाया और बारबक शाह को पुनः जौनपुर का शासक नियुक्त किया, परंतु बारबक शाह नितांत अयोग्य निकला। अंत में सिकंदर ने बारबक शाह को अपदस्थ करके कारागार में डाल दिया और जौनपुर में अपना सूबेदार नियुक्त कर दिया। इसके पश्चात उसने अफगान अमीरों की शक्ति को नियंत्रित करने हेतु ध्यान लगाया। अपने विरोधियों का दमन करने के उपरांत अफगान सरदारों को उचित अनुशासन में लाने और ताज की प्रतिष्ठा को बढ़ाने और तुर्की राजत्व सिद्धांत के आधार पर राजतंत्र को स्थापित करने के कार्य में जुट गया। सिकंदर की इच्छा राज्य व्यवस्था में परिवर्तन किए बिना अफगान सरदारों की कबीलाई स्वतंत्रता और वैयक्तिक प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाना था, ताकि वे मिलजुल कर भारत में पठान जाति के भविष्य को उज्जवल बनाने में अपना योगदान दे। इस दिशा में उसका पहला कदम अपने सूबेदारों और अन्य अधिकारियों से आय व्यय के हिसाब की मांग करना और आय व्यय के हिसाब की मांग इस सतर्कता के साथ की गई कि हिसाब में गड़बड़ करने वालों तथा सरकारी धन का गबन करने वालों को सख्त सजा का प्रावधान किया गया। सिकंदर की इस कार्रवाई से अनेक अफगान उसके विरोधी बन गए, परंतु सिकंदर ने उन्हें सफलतापूर्वक दबा दिया। जौनपुर के सूबेदार मुबारक खान लोधी ने जब गबन किया तो सुल्तान ने उसे कठोर दंड दिया और गबन की गई धनराशि लौटाने हेतु बाध्य किया। सिकंदर ने दरबार में और दरबार के बाहर सुल्तान का उचित सम्मान करने के लिए अमीरों को विवश किया एवं अपने अमीरों का अशिष्ट और असम्मानपूर्ण आचरण सहन करने को तैयार नहीं था और ऐसा करने वालों को
उसने तुरंत सख्त सजा दी, क्योंकि स्पष्ट रूप से सिकंदर का यहाँ मानना था कि सुल्तान बराबर वालों में प्रथम नहीं बल्कि बराबर वालों में श्रेष्ठ है और सभी अमीरों को सुल्तान का सम्मान करना चाहिए। उसके पश्चात सिकंदर ने सभी अफगान विद्रोही प्रवृत्ति वाले अमीरों का एक के बाद एक दमन किया और उनको राजधानी से निर्वासित कर दिया। उसने अपनी कठोर नीति एवं तुरंत कार्रवाई करके सुल्तान अपने अफगान सरदारों को नियंत्रण में लाने में सफल हुआ। इसका परिणाम यह हुआ कि बड़े से बड़े अफगान अधिकारी भी अब उसके फरमानों का उचित सम्मान करने लगे। अफगान सरदारों को ताज के प्रति निष्ठावान बनाने के लिए सिकंदर ने उनमें उपाधियों का आकर्षण पैदा किया और उन्हें खाने जहां खाने खाना, आजम हुमायूं जैसी उपाधियां भी प्रदान की। इसके अलावा उसने उन्हें नकद वेतन के स्थान पर जागीरें देना शुरू किया और इन जागीरों से राजकीय करों के अलावा सभी प्रकार के करों की छूट प्रदान की। इसके साथ साथ उसने एक सक्रिय गुप्तचर व्यवस्था भी स्थापित की, जो कि उसे अमीरों के सरकारी दफ्तरों, उनके महलों और सार्वजनिक स्थानों से उनके बारे में सूचनाएं लगातार सुल्तान तक पहुंचाया करते थे, जिससे कि अफगान सरदारों में यह बात घर कर गई कि सुल्तान को घर में भी बातें जो होती है उनकी जानकारी कैसे होती है। अतः एक ऐसा आभा मंडल बन गया सिकंदर का कि लोगों को लगने लगा कि सिकंदर के पास अलौकिक शक्तियां हैं और उसको उसके खिलाफ कार्रवाई करने वाले लोगों की जानकारी प्राप्त हो जाती है। उसने इस्लामी नियमों के अनुसार निष्पक्ष न्याय का भी प्रयास किया। इस प्रकार धीरे धीरे उसने सभी अमीर जो कि उसके विरोधी थे उनको दबा दिया और अपना समर्थक बनाने में सफलता प्राप्त की। जहां तक धार्मिक नीति की बात है, सिकंदर लोदी भी एक धर्मांध शासक सिद्ध हुआ और उसने अपनी बहुसंख्यक हिंदू जनता के प्रति अत्यधिक धार्मिक कट्टरता की नीति अपनाकर अपनी उपलब्धियों पर कलंक का धब्बा लगा दिया। उसने बोधन नामक एक हिंदू को केवल यह कहने पर कि हिंदू धर्म उतना ही सच्चा है जितना कि इस्लाम, उसे मृत्युदंड की सजा दी गई। उसने अपने शासनकाल में अनेक हिंदुओं को बलपूर्वक मुस्लिम बनाया और हिंदुओं पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगाए। यमुना के घाटों पर हिंदुओं को स्नान करने से मना कर दिया और इस आदेश का उल्लंघन करने वालों को कठोर सजाएं दी। यहाँ तक कि उसने नाइयों को हिंदुओं की दाढ़ियाँ बनाने से भी रोका। उसने सख्ती के साथ हिंदुओं से जजिया वसूल किया। सैनिक अभियानों के समय मार्ग में पड़ने वाले हिंदू मंदिरों और मूर्तियों का विध्वंस कराना और उनके स्थान पर मस्जिदें खड़ी करवाना उसकी नीति का सामान्य कार्यक्रम था। ज्वालामुखी के प्रसिद्ध मंदिर को भी उसने अपवित्र किया और मूर्ति के टुकड़े कर कसाईयों को सौंप दिए ताकि वे उन टुकड़ों का उपयोग मांस तोलने के काम में कर सके। निजामुद्दीन अहमद लिखता है कि इस्लाम में उसकी धर्मांधता इतनी अधिक थी कि वह इस दिशा में अतिशय की सीमा को भी पार कर गया। उसकी धर्मांधता से गैर सुन्नी मुसलमान भी नहीं बच सके। उसने शिया मुसलमानों द्वारा निकाले जाने वाले ताजियों पर भी प्रतिबंध लगा दिया और मुस्लिम स्त्रियों को संतों की मज़ारों पर जाने से रोका। उसकी धर्मांधता का एक कारण संभवतः उसका एक हिंदू सुनारी का पुत्र होना हो सकता है और उसके मन में हर समय अपना आप को एक विशुद्ध मुसलमान बढ़ चढ़ कर प्रदर्शित करने की भावना संभवतः रही हो। इसीलिए उसने अपने अफगान अमीरों और मुस्लिम अमीरों के बीच हमेशा ये सिद्ध करने का प्रयास किया कि वह भी, चाहे वह जन्म से
किसी हिंदू का पुत्र हो, लेकिन वह किसी मुसलमान से कम नहीं है। इसीलिए उसने अपने व्यक्तिगत आचरण में भी एक मुसलमान की तरह सभी नियम कायदों को बखूबी निभाया। उसकी धर्मांधता ने उसकी बहुसंख्यक जनता को उसका विरोधी बना दिया और सुल्तान उनकी सहानुभूति एवं समर्थन प्राप्त करने से वंचित हो गया। मध्यकालीन इतिहासकार सिकंदर लोदी की अत्यधिक प्रशंसा करते हैं और उसे सुयोग्य, न्यायप्रिय, उदार और ईश्वर भूरी शासक बताते हैं। सिकंदर एक उच्च कोटि की शिक्षा प्राप्त सुल्तान बना। उसने अपने व्यक्तिगत धर्म में पूर्ण आस्था थी और वह समय मिलने पर नमाज भी पढ़ता था। फिरोज तुगलक की भांति उसने उलेमाओं, विद्वानों, निर्धन छात्र छात्राओं को आर्थिक सहयोग प्रदान किया। सिकंदर बहुत ही उद्यमी, फुर्तीला और कर्मठ व्यक्ति था और एक अच्छा योद्धा और सेनानायक भी था। सिकंदर को शिक्षा और साहित्य में भी रुचि थी। उसके दरबार में अनेक विद्वान रहते थे। वह स्वयं भी एक अच्छा कवि था और गुलरुखी के उपनाम से कविताएं भी लिखा करता था। उसने संस्कृत भाषा के कई ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद कराया। उसने आगरा को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। सिकंदर ने मुसलमानों के कल्याण के लिए अनेक प्रकार के कार्य किए। उसने प्रत्येक मस्जिद में एक मौलवी और एक चौकीदार नियुक्त किया। सिकंदर की सबसे बड़ी सफलता बहलोल के राजत्व सिद्धांत के स्थान पर ताज की प्रभुसत्ता को पुनः स्थापित करना था। अब्दुल्ला लिखता है कि बहलोल ने ताज की प्रतिष्ठा को गिराकर अपने अफगान सरदारों को विशेष सम्मान और सुविधाएं प्रदान की थी और उनकी आय व्यय के मामलों में वह बहुत कम हस्तक्षेप करता था। परंतु सिकंदर ने बहलोल के समकक्षों में प्रथम के सिद्धांत को बदल दिया। उसने अपने सरदारों में ताज के प्रति उचित सम्मान और आचरण की मांग की और जिन सरदारों ने जरा भी अशिष्टता या अभद्र आचरण किया, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की। उसने उनकी आय व्यय के हिसाब की भी सतर्कता से जांच की और दोषी सरदारों को दंड देने की नीति अपनाई। इस प्रकार सिकंदर ने ताज की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया। यह उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जानी चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।